आज की बातचीत उस अदृश्य ताकत के बारे में है जो हमारी दुनिया को चलाती है। बिजली। हम स्विच ऑन करते हैं और बत्ती जल जाती है, लेकिन उस स्विच और बत्ती के बीच क्या होता है? आज हम बिजली के सफर को फॉलो करेंगे, उस अदृश्य धक्के से जो इलेक्ट्रॉन को चलाता है से लेकर उन विशाल ट्रांसफार्मरों तक और आखिर में उन छोटे से स्विच तक जो हमारे घरों को सुरक्षित रखते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही मौलिक मतलब फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सवालों की एक लिस्ट है और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है। ये समझना कि बिजली कैसे काम करती है हमें एक बेहतर और ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बनाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसे जरा खोल कर समझते हैं। सबसे पहली सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। हाँ, ये तीनों शब्द हम सबने सुने हैं, पर ईमानदारी से कहूं तो ये हमेशा थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तीनों एक ही चीज हैं, है ना? हाँ, और ये कंफ्यूजन स्वाभाविक भी है क्योंकि ये तीनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। इन्हें समझने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप का उदाहरण। सोचिए, वोल्टेज वो प्रेशर है जो पानी को पाइप में धकेलता है। टंकी जितनी ऊंची होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो बिजली की दुनिया में वोल्टेज वो विद्युत दबाव या इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। अच्छा, तो वोल्टेज एक तरह का धक्का है, तो फिर करंट क्या हुआ? बहता हुआ पानी। बिल्कुल सही। करंट असल में कंडक्टर यानी तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। ये वो असली चीज है जो बह रही है और हमारा काम कर रही है, जैसे पंखा चलाना या बल्ब जलाना। हाँ, जैसे पाइप में बहता हुआ पानी। और रेजिस्टेंस, ये तो नाम से ही दुश्मन जैसा लगता है। ये करंट को रोकने की कोशिश करता है ना। एक मिनट, अगर रेजिस्टेंस करंट को रोकता है तो ये तो एक बुरी चीज हुई। हम इसे कम से कम क्यों नहीं कर देते? या क्या इसका कोई फायदा भी है? क्या सवाल है। हाँ, ज्यादातर मामलों में जैसे पावर लाइनों में हम रेजिस्टेंस कम से कम रखना चाहते हैं ताकि एनर्जी बर्बाद ना हो। लेकिन कई बार रेजिस्टेंस हमारा दोस्त होता है। दोस्त कैसे? आपके टोस्टर में जो तार गर्म होके लाल हो जाता है और ब्रेड को सेकता है, वो हाई रेजिस्टेंस की वजह से होता है। हाँ, और पुराने जमाने के बल्ब का फिलामेंट भी हाई रेजिस्टेंस की वजह से ही रोशनी देता था। तो रेजिस्टेंस रुकावट तो है, पर एक बहुत काम की रुकावट है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो वोल्टेज धक्का देता है, करंट बहता है और रेजिस्टेंस या तो उसकी राह में रोड़ा बनता है या फिर उससे कोई काम करवाता है। एकदम सही। और ये तीनों एक दूसरे के साथ एक डांस में बंधे हैं जिसे ओम का नियम, ओम्स लॉ कहते हैं। V = IR। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर आपको एक पतले तार मतलब हाई रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट भेजना है तो आपको वोल्टेज का धक्का बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो हमने वोल्टेज और करंट को समझ लिया जो एक सीधी लाइन में बहते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो इतनी सीधी सादी नहीं है। वो तो एक लहर की तरह दिशा बदलती रहती है। नहीं है। ये AC और DC का क्या चक्कर है? हाँ, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। DC यानी डायरेक्ट करंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बहुत शरीफ है। ये सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे बैटरी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे फोन की बैटरी या कार की बैटरी है, एक सीधी सपाट सड़क की तरह। और AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट? AC बिल्कुल उल्टा है। ये अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है, एक लहर की तरह आगे पीछे होता है। हमारे घरों में जो 230 वोल्ट सप्लाई आती है वो AC है और ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। 50 बार? हाँ, इसी को हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में 50 बार? ये तो बहुत अजीब लगता है। हमारा बल्ब इससे टिमटिमाता मतलब फ्लिकर क्यों नहीं? और कोई भी मशीन इतने उतार चढ़ाव पर कैसे चल सकती है? बेहतरीन सवाल। हमारी आंखें इतनी तेजी से होने वाले बदलाव को पकड़ नहीं पाती, इसलिए हमें बल्ब लगातार जलता हुआ दिखता है। और जहां तक मशीनों की बात है, ज्यादातर उपकरण इसी उतार चढ़ाव पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और AC का ये डांसिंग नेचर ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से एक बहुत जरूरी डिवाइस काम कर पाती है। ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर। मैं हमेशा सोचता था कि ये जो हमारे पोस्ट में बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं और बस गुनगुनाते रहते हैं, ये करते क्या है? पर ये तो पावर ग्रिड के सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं। ये बिना किसी मूविंग पार्ट के वोल्टेज को जादू की तरह कैसे बदल देते हैं? वो गुनगुनाने की आवाज ही उनके काम करने का सबूत है। ट्रांसफॉर्मर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रीढ़ की हड्डी है।
ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, आसान भाषा में जब एक कॉइल से बदलता हुआ एसी करंट गुजरता है तो वो अपने चारों तरफ एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अच्छा। अगर पास में दूसरी कॉइल रखी हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरी कॉइल में भी करंट पैदा कर देता है। अच्छा, तो एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में बिजली बना देता है, पर इससे वोल्टेज कम ज्यादा कैसे होता है? कॉइल्स में तारों के फेरों मतलब टर्न्स की संख्या को बदलकर। अगर दूसरी कॉइल में पहली से ज्यादा फेरे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, स्टेप अप, और अगर फेरे कम है तो वोल्टेज घट जाएगा, स्टेप डाउन। लेकिन ये जादू सिर्फ एसी पर काम करता है। क्यों? क्योंकि डीसी का करंट तो बदलता ही नहीं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। और यही वजह है कि हम लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। पावर स्टेशन पर हम वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लाखों वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। वोल्टेज बढ़ने से करंट बहुत कम हो जाता है, जिससे तारों में गर्मी से होने वाला पावर लॉस मतलब I²R लॉस न के बराबर होता है। फिर हमारे शहर और घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर उसे वापस सुरक्षित स्तर यानी 230 वोल्ट पर ले आते हैं। डीसी के साथ ऐसा करना लगभग नामुमकिन और बहुत महंगा होता। कमाल है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है। हम 3 फेज सिस्टम के बारे में सुनते हैं, खासकर इंडस्ट्रीज में। ये हमारे घरों में आने वाले सिंगल फेज से बेहतर क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि सिंगल फेज में पावर एक लहर की तरह आती है जो ऊपर नीचे होती है। पावर की डिलीवरी में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। अच्छा। लेकिन 3 फेज सिस्टम में 3 अलग अलग लहरें एक साथ चलती हैं जो एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ और लगातार होती है, उसमें कोई गैप नहीं होता। जैसे एक V6 इंजन? हाँ, एक V6 इंजन की तरह जो सिंगल सिलेंडर इंजन से कहीं ज्यादा स्मूथ और पावरफुल होता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की भारी मशीनें चलाने के लिए ये स्मूथ पावर जरूरी है? हाँ, इसीलिए ज्यादातर उद्योग और बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स 3 फेज सप्लाई का ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका बिजली के बिल पर भी कोई असर पड़ता है? ये मुझे पावर फैक्टर की याद दिलाता है। मैंने सुना है कि इंडस्ट्रीज में इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये है क्या भला? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो सीधे सीधे बिल पर असर डालता है। पावर फैक्टर असल में इस बात का माप है कि बिजली का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है। इसे समझने के लिए बियर मग का उदाहरण सबसे अच्छा है। बियर मग? अब इसमें बियर कहाँ से आ गई? मान लीजिए आप एक मग बियर ऑर्डर करते हैं। मग में जो असली बियर है वो है रियल पावर किलोवाट। इसी से आपका काम होता है, आपकी प्यास बुझती है। मग के ऊपर जो झाग मतलब फोम है वो है रिएक्टिव पावर। ये ग्लास में जगह तो लेता है पर आपकी प्यास नहीं बुझाता। और पूरा ग्लास? पूरा ग्लास बियर और झाग मिलाकर है अपैरेंट पावर kVA। पावर कंपनी आपको पूरा मग भेजती है यानी अपैरेंट पावर, लेकिन आपका काम सिर्फ बियर से हो रहा है, रियल पावर से। तो खराब पावर फैक्टर का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा झाग वाली बियर मिल रही है। अरे वाह, मतलब मैं झाग के भी पैसे दे रहा हूँ। एक तरह से हाँ। अगर पावर फैक्टर खराब है मतलब कम है तो पावर कंपनी को उतना ही काम करने के लिए ज्यादा करंट भेजना पड़ता है, जिससे लाइनों में लॉस बढ़ता है और हाँ, बिल भी ज्यादा आ सकता है। आदर्श पावर फैक्टर 1 होता है। मतलब नो फोम ओनली बियर? बिल्कुल, नो फोम ओनली बियर। तो इस झाग को मतलब रिएक्टिव पावर को कम कैसे करते हैं? मैंने कैपेसिटर के बारे में सुना है। बिल्कुल, कैपेसिटर एक तरह से उस झाग को सप्लाई करता है जिसकी सिस्टम को जरूरत होती है, ताकि उसे पावर कंपनी से न लेना पड़े। इसे सिस्टम में लगाने से पावर फैक्टर 1 के करीब आ जाता है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बिल कम होता है। ठीक है, अब जरा सुरक्षा की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है बचपन में दिवाली पर ज्यादा लड़ियां लगाने से घर का फ्यूज उड़ जाता था और फिर पापा अंधेरे में टॉर्च लेकर उसे बदलते थे। अब तो सर्किट ब्रेकर आ गए हैं, तो सर्किट ब्रेकर ने हमें उस झंझट से कैसे बचा लिया? वो किस्सा हम सबके साथ हुआ है। फ्यूज एक बहुत ही सीधा सादा शहीद है। वो एक पतला तार होता है। जब भी सर्किट में तय सीमा से ज्यादा करंट बहता है तो वो खुद पिघलकर अपनी जान दे देता है और सर्किट को तोड़कर हमारे उपकरणों को बचा लेता है। लेकिन एक बार शहीद होने के बाद उसे बदलना पड़ता है। हाँ, और सर्किट ब्रेकर एक स्मार्ट सिपाही है। ये किसी भी फॉल्ट जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को महसूस करते ही अपने आप कनेक्शन काट देता है, यानी ट्रिप हो जाता है। एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह? हाँ, एक ऑटोमेटिक स्विच।
सबसे बड़ा फायदा ये है कि फॉल्ट ठीक करने के बाद आप इसे बस एक स्विच की तरह वापस ऑन कर सकते हैं। इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं। और इन्हीं में दो नाम आते हैं, MCB और MCCB। ये तो एक जैसे ही लगते हैं। काम एक ही है पर स्केल अलग है। MCB मतलब मिनीचर सर्किट ब्रेकर आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड है। ये स्टैंडर्ड खतरों जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के लिए बना है। ये हमारे घरों के लिए परफेक्ट है। और MCCB? MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एक बड़ी फैक्ट्री का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। ये ज्यादा करंट झेल सकता है और आप इसकी सेटिंग्स को अलग-अलग मशीनों की सुरक्षा के लिए कस्टमाइज भी कर सकती हैं। अच्छा, मतलब आप उसे बता सकते हैं कि कब ट्रिप होना है? हाँ, कि किस मशीन के लिए कितना करंट नॉर्मल है। दोनों का काम एक ही है, सुरक्षा, लेकिन स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी का जमीन आसमान का फर्क है। सुरक्षा से जुड़ी एक और बहुत जरूरी चीज है अर्थिंग। हम अक्सर उपकरणों पर 3 पिन वाला प्लग देखते हैं जिसमें मोटी वाली पिन अर्थिंग की होती है। ये क्यों इतनी जरूरी है? कई लोग तो इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अर्थिंग का सीधा सीधा मकसद इंसानों की जान बचाना है। इसका मतलब है किसी भी उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कूलर की मेटल बॉडी को एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ना। इससे सुरक्षा कैसे होती है? मान लीजिए कि उपकरण के अंदर कोई तार कटकर उसकी मेटल बॉडी से छू जाता है। अब वो पूरी बॉडी एक नंगा तार बन गई है। अगर किसी ने उसे छुआ तो करंट उस व्यक्ति के शरीर से होकर गुजरेगा और बहुत खतरनाक बिजली का झटका लग सकता है। लेकिन अगर उपकरण की अर्थिंग की गई है तो वो सारा खतरनाक करंट, जिसे फॉल्ट करंट कहते हैं, उस मोटे तार के जरिए सीधे जमीन में चला जाता है। और सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है क्योंकि करंट अचानक बहुत बढ़ जाता है। इस तरह अर्थिंग आपको अदृश्य खतरे से बचाती है। हमारी लिस्ट में आखिरी सवाल एक खास उपकरण के बारे में है, मैगर। ये नाम सुनने में थोड़ा जासूसी टाइप का लगता है। ये क्या है? जासूसी समझ लीजिए। मैगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डॉक्टर है। इसका मुख्य काम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब तारों के ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग जैसी चीजों का प्रतिरोध। तो ये एक तरह से केबल का हेल्थ चेकअप है। एकदम सही। हर तार और मोटर की वाइंडिंग के ऊपर एक इंसुलेशन की परत होती है जो करंट को बाहर लीक होने से रोकती है। समय के साथ गर्मी, नमी या टूट-फूट की वजह से ये इंसुलेशन कमजोर हो सकता है। मैगर बहुत हाई वोल्टेज लेकिन बहुत कम करंट पैदा करके ये जांचता है कि इंसुलेशन कितना मजबूत है। तो ये एक तरह का एक्सरे है तारों के लिए। बिल्कुल। ये मोटर, केबल और ट्रांसफार्मर जैसे महंगे और जरूरी उपकरणों की सेहत की जांच करता है। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब है कि करंट लीक हो रहा है, जो न केवल उपकरण को खराब कर सकता है बल्कि आग लगने या बिजली के झटके का एक बड़ा खतरा भी है। मैगर यह पक्का करता है कि सिस्टम का अदृश्य कवच यानी इंसुलेशन मजबूत है। तो आज हमने बिजली के 10 मौलिक सिद्धांतों को समझा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी करंट से लेकर उसे नियंत्रित करने वाले सर्किट ब्रेकर तक, और औद्योगिक ताकत देने वाले 3 फेज सिस्टम से लेकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अर्थिंग तक। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी सिद्धांत अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एसी करंट के डांसिंग नेचर की वजह से ही ट्रांसफार्मर काम करता है, और ट्रांसफार्मर की वजह से ही हम लंबी दूरी तक बिजली भेज पाते हैं। बिल्कुल। और उस बिजली को सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए सर्किट ब्रेकर और अर्थिंग जरूरी है। और उसे कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए पावर फैक्टर को समझना जरूरी है। हाँ, हर चीज एक बड़े खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा है। ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है। जैसे मैगर केबल के अदृश्य इंसुलेशन की सेहत की जांच करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वैसे ही हमारी जिंदगी के दूसरे जटिल सिस्टम्स में, जैसे हमारे डिजिटल नेटवर्क या हमारी आर्थिक प्रणालियों में, वो कौन सी अदृश्य इंसुलेशन विफलताएं हो सकती हैं जिन पर शायद हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।